Hi guys, I am Gokulesh Upadhyay. That is part 4 and standard 10 resource and development. Okay, now we move to the part of conservation. हम लोग कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे. Why do you need to conserve resources? Simple. Resources are in two parts, renewable and non-renewable. So renewable is limitless, but non-renewable, that means what? In limit. So we focus to non-renewable resources. अगर जितना non-renewable में बात करेंगे उतना ही देश की इकोनॉमी बचेगी. We save our economy of the nation. Also, we just think about that. Pollution. If we use non-renewable, create more and more pollution. If we reduce, okay, that means we are pollution-free nation. And today we just think that the whole nation is in lockdown, and it's a very good for what? Environment. That's why Gandhi ji said that there is enough resource for everybody needs, but not for anybody needs. दुनिया में इतने रिसोर्स है कि सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लेकिन किसी एक की लागत को पूरा नहीं किया जा सकता है. Yes, it is true. Because the rich people, because the industrialists want much amount of resource, and that's why there are too many gaps between rich and poor. अमीर और गरीब के बीच में गैप होते जा रहे हैं. अमीर ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं. That's why गांधी जी favored that. गांधी जी was against the machine and he favored the use of hand. That means he was against the mass production but favored the mass utilization of hand. हाथ का जितना इस्तेमाल करेंगे लोगों को काम मिलेगा, उतनी ही उसकी क्या होगी, जरूरतें पूरी होगी और देश में कमी नहीं रहेगी. That's why गांधी जी supported खादी and चरखा also. That means self reliance, आत्मनिर्भर बनने के बारे में वो बात करते हैं. इसलिए हमें रिसोर्स को जितना बचाएंगे हमारी फ्यूचर के लिए काम आएगा, हमारी नेचर के लिए काम आएगा, हमारी इकोनॉमी को सेव करने का काम करेगा और सबसे बड़ी बात है देश की बड़ी आबादी की जरूरतों को भी पूरा करने का काम करेगा. सो नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंड रिसोर्स. लैंड रिसोर्स, वी ऑल नो दैट, एवरीबडी नोज अबाउट दैट. द अर्थ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड एंड वी आर केयरलेसली use this resource indiscriminately. Today we are facing lots of problem. कोई नहीं जानता था आज जिस तरह की बीमारियों के कारण हम लोग घरों में बंद हैं और इस तरह की पड़ने की नौबत आ रही है, ऐसा कल्पना किसी ने नहीं की थी. और आज इसी नतीजा है, ह्यूमन लालच का नतीजा है कि आज भारत या दुनिया के सभी देश जो इस पृथ्वी, दैट मीन्स 95% रिक्वायरमेंट को ये पूरा करने वाला आज खुद ही संभाल नहीं पा रहा है. But forget about that. As far as land resources is concerned, India has 3 main land resources. Look at here. भारत का 3 land resource है और सबसे पहले हम ऊपरी हिस्से में चलते हैं माउंटेन, और दूसरे हिस्से में चलते हैं प्लेट्यू, तीसरे हिस्से में चलते हैं प्लेन. अब ध्यान लगाओ, तीनों का मेन फीचर्स, माउंटेन सीनरी देता है, खूबसूरती, वाटर सप्लाई करने का काम है क्योंकि यहाँ बर्फ जमे हुए होते हैं, वाइल्ड लाइफ देने का काम करता है. सबसे बड़ी बात है हिमालय हमारे देश का एक बाउंड्री है, वो एक क्या है, आपका रक्षक है. और आज वो नहीं होता तो देश में इतनी नदियां नहीं होती, नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होते और ये खूबसूरत वादियां भी नहीं मिलती. और ये कितना कंस्टिट्यूट किया है, याद करिएगा, 30% ये कवर करता है प्लेन लैंड ज्योग्राफिकल का भारत का. प्लेटो, इसके बारे में आप क्या जानते हो, ये 27% है. कितना है, 27%. याद करना, ये मिनरल्स का भंडार है. किस चीज का भंडार है, मिनरल्स का भंडार है. और मिनरल्स किसी भी देश की इकोनॉमी को कितना मजबूत बनाता है ये सब जानते हो. फॉरेस्ट की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर. इसलिए ये देश का हमारा स्टोर हाउस है इकोनॉमी का. सबसे महत्वपूर्ण प्लेन, अगर पेट नहीं भरेगा तो क्या होगा, इसलिए ये हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का काम करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम करने का काम करता है. देश को अनाज ग्रेनरी भरने का काम करता है और मैदानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर आपदाएं प्लेस छोड़कर और कुछ नहीं आता. So that is our
mountainous area, that means cover 30%. That is our plateau areas, which is covered 27%. And this is the greenish part, that is our plains, and this plains covers 43%. That's why India is a rich nation as far as net sown area is concerned. Net sown, that means the area which is cultivated once in a year. साल में जहाँ एक बार खेती होती है उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, और वो टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। ये देखिए लैंड यूटिलाइजेशन में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत शॉर्ट है फिलहाल। और भारत में ये लैंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सब जानते हैं कि लैंड इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है, लैंड इस्तेमाल फॉरेस्ट में होता है, लैंड इस्तेमाल बिल्डिंग्स में, रोड्स में, फैक्ट्रीज में भी होता है। और गांव में सुने ना परती, दैट मींस फैलो लैंड, बैरन यानी बंजर भूमि। और क्या करेंगे हम, ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि फैलो यानी वहां खेती की जा सकती है, बंजर जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको यहाँ दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ दो जानने का प्रयास करेंगे। ग्रासलैंड ये भी है जिसे पैस्चर लैंड भी बोला जाता है। इसके अलावा फॉरेस्टेड लैंड, इसके अलावा आपको ट्री वाला एरिया भी है जहाँ लोग पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये लैंड स्पेक्ट्रम में अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये आपको डिटेल बताने का प्रयास होगा। दो तीन वर्ड जान लीजिए, नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो फैलो लैंड दैट मींस द एरिया व्हिच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड 1 or 2 years, 1-2 साल के लिए जो खेती वाला जमीन छोड़ दिया जाए उसे हम फैलो लैंड बोलते हैं। बैरन जो काफी समय से काम नहीं किया गया है तो उसे बैरन लैंड का नाम देते हैं। अब हम सीधे यहाँ पर पहुँचते हैं कि नेट सोन एरिया जहाँ साल में कम से कम एक बार खेती होती हो, ग्रॉस क्रॉप एरिया साल में जहाँ एक बार खेती हो प्लस एक से ज्यादा बार खेती हो, दोनों को मिला देंगे तो ग्रॉस क्रॉप एरिया के दायरे में चला आएगा। तो ये भी आप जानने का प्रयास करेंगे। अब आप लैंड पैटर्न को देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी ग्लोब के थ्रू दिखाने का प्रयास किया गया है और इसमें भारत के 95% जमीन को ही लिया गया है। कहेगा कि क्यों 95 पे ज्यादा बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि थोड़ा और कम दिया हुआ है 93%। और ये जानिएगा कि 7% जो हमारा एरिया है वो पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित है, लद्दाख और कश्मीर के मामले में, थोड़ा अरुणाचल का भी मामला उसमें शामिल है। और इसी एरिया के आधार पर हमने देखा कि हमारे यहाँ जो फैलो लैंड है यानी जो नेट सोन एरिया है वो नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा है 43%, ठीक है। और कहता है कि उसमें फैलो लैंड सबको मिला देंगे तो 52 हो जाएगा, जो देश के लिए सबसे आगे है। और जंगल यानी जो फॉरेस्टेड एरिया है पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो आप इस डाटे को अगर आपके पास बुक होगा थोड़ा डिटेल पढ़ने का प्रयास करिएगा। कुछ चीजें घट रही हैं, कुछ चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ता हुआ चीजें में नेट सोन एरिया घट रहा है, फॉरेस्ट एरिया थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन पैस्चर लैंड घट रहा है। ये आपका क्या बोलते हैं, एक और यहाँ दिया हुआ है बैरन लैंड है और वेस्ट लैंड है, वो उसका भी मामला बढ़ रहा है, तो उसके बारे में हमें सोचना होगा। और आज जरूरत से ज्यादा जो हम एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना उससे हमारा डिग्रेडेशन होने का भी संभावनाएं है। तो आप एक बात देखिएगा, इसके बारे में दिया हुआ है फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। हमारे देश में जो फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा किया हुआ है 1952 में इसके बारे में बात हुआ है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कहता है कि द एरिया विच इज कंटेन 33% ऑफ फॉरेस्ट, जिस एरिया में 33% अगर जंगल होगा तो समझ लीजिए कि वो एरिया नेचुरल ड्यू टू काफी फिट होगा। लेकिन भारत में इसकी वेरिएशन है, कहीं पर ज्यादा भी है, कहीं पर कम भी है, और इस आधार पर हम लोग उसे अलग अलग तरीकों में बांट रहे हैं। लेकिन आप यहाँ जान लीजिए कि भारत में लैंड डिग्रेडेशन का भी लेवल काफी हाई पर जा रहा है, और इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण मिनरल्स को दे सकते हैं, पैस्चर लैंड को दे सकते हैं, बैरन लैंड को दे सकते हैं, डेजर्टेड एरियाज को दे सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, जब आपका बेहतर एरिया लगातार किसी कारणवश अगर वो खराब होता चला जाएगा दैट इज डिग्रेडेशन। और इसके पीछे कारण है ह्यूमन फैक्टर भी और फिजिकल फैक्टर भी, यानी नेचुरल भी। अब आप देखिए आपदा आता है, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया, इस सबसे लैंड खराब होता है। इसके अलावा आदमी जिम्मेवार है, जंगल को काट देता है, ग्रेजिंग करवा देता है, मिनरल्स एक्टिविटीज करने के कारण भी होता है, ओवर पैस्चरिंग होने के कारण भी इसकी स्थितियां नाजुक होती जा रही है। तो दोनों ही कारण हैं। इसमें आपको ये डाटा प्रोविजन दिया गया है कि पानी से, जंगल से, जमीन से आजकल खाद डाल रहे हो, वो क्या क्रिएट करवाता है, सैलिनिटी क्रिएट करवाता है, अल्कलिनिटी क्रिएट करवाता है। इससे भी हमें काफी नुकसान होने का सामना हो रहा है। तो ये डिग्रेडेशन है, जिसका मतलब है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में किन किन कारणों से जमीन की नुकसान हो रही है। और आप कई ऐसे क्षेत्रों में न्यूज सुन रहे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे होंगे। अगर एरिया वाइज डिग्रेडेशन देखेंगे तो भारत के कुछ राज्य देखिए पूरा प्लेटो एरिया,
आप जानते हैं मिनरल्स यहाँ से खूब निकलता है, इसलिए उस जमीन में क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं, गहरे खाई हो जाते हैं, नतीजा क्या होता है, जमीन धंसने लगता है। तो ये उसके कारण होता है। ये गुजरात और राजस्थान का इलाका है, पंजाब का इलाका है, जहाँ पर हरा भरा क्षेत्र कम है लेकिन वहाँ जानवर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ओवरग्रेजिंग की समस्या है। और ओवरग्रेजिंग होने से वहाँ सिचुएशंस और भी ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, ये समझने की यहाँ पर जरूरत है। और देखिए ये बीच का इलाका मध्य प्रदेश राजस्थान, यहाँ मार्बल रॉक है, जिसके कारण यहाँ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावना है सबसे ज्यादा है। पंजाब हरियाणा, यहाँ पर खेती बहुत ज्यादा होती है, पानी और खाद का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सल्फिक है, अल्कलिनिटी है, इसलिए वहाँ एसिडिक जमीन में आपका एसिड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये आपको यहाँ दिया हुआ है एरिया वाइज, यानी ये डिग्रेडेशन है। अब आप ही बताइए डिग्रेडेशन को कैसे मैनेज करेंगे, तो इसको सुधारने का कुछ उपाय होना चाहिए ना। सबसे पहला उपाय कैसे सुधारेंगे, एक मैनेज करो ग्रेजिंग का, पैस्चर लैंड को मेंटेन करने का। दूसरा, जो मिनरल्स निकालने का तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करो। तीसरा, सेंट्रल बेल्ट लगाने का प्रयास करो। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का भी प्रयास करो। डेजर्टेड एरिया में झाड़ीदार पौधे लगाने का प्रयास करो, तब जाकर आपका इलाका थोड़ा बेहतर हो सकता है। जितने भी डिस्चार्जिंग मटेरियल है, जो घर का हो या फैक्ट्री का हो, पानी को बचाने का काम करता है, जमीन को बचाने का काम करता है, उसको भी रिसाइकिल करने का, उसको प्रोसेस करने का प्रयास करो, तब जाकर आपका ये डिग्रेडेशन कंट्रोल में हो सकता है। तो आज हमने आपको डिग्रेडेशन तक की बात की है। अगले पार्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।